अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नियो पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं। जुम्मे का दिन है और नमाज जुमा में जनाब हमें भी आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। और इतना पॉजिटिव दिन होता है, हम लोग अपनी नमाज की भी तैयारी कर रहे होते हैं, दिन भर के काम भी कर रहे होते हैं, ज़रा ब्रेक भी हमें मिली होती है, वीकेंड के जाने भी जा रहे होते हैं। तो जब हम वीकेंड के जाने बढ़ते हैं तो बड़ा कुछ सोचने का हमें मौका मिलता है। आपने आज हमें कॉल करनी है हमारे शो में और इसका हिस्सा बनना है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या कभी तन्हाई में बैठकर आपने सोचा है कि यार मेरे गुस्से की आदत अच्छी नहीं है, मैं इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे गुस्से की वजह से मैं बहुत अपना ही नुकसान कर जाती हूँ, या मैं कई दफ़ा बहुत सारे मनफी ख्यालात मुझे घेर लेते हैं जिससे किसी और का तो नुकसान हो नहीं रहा लेकिन सिर्फ मेरा नुकसान हो रहा है। अब मैं इस पर काबू कैसे पाऊं, मैं इसको कैसे ठीक करूं, मेरे में बर्दाश्त क्यों नहीं है, पेशेंस क्यों नहीं है। अगर ट्रैफिक में किसी ने गाड़ी में बदतमीजी कर दी है तो मैंने क्यों नहीं टॉलरेट किया, मेरे में क्यों पेशेंस नहीं है, मैं अपनी पेशेंस को कैसे बढ़ा सकता हूं। अगर शौहर ने कुछ कह दिया या सास ने कुछ कह दिया या ऐसे कमेंट्स पास कर दिए तो मैं उसको टॉलरेट क्यों नहीं कर पाता, मैं उसको जवाब देना ही क्यों बेहतर समझती हूँ। और एंड पे क्या होता है कि ये जितने भी इमोशंस जिनका हमने नाम लिया, अदम बर्दाश्त हो गया, हमारा गुस्सा हो गया, हमारे जो मनफी ख्यालात हो गए जो कि हमें हर वक्त एक उलझन में उलझाए रखते हैं, इससे दरअसल हम किसी और का नुकसान नहीं कर रहे होते बल्कि इससे हम सबसे ज़्यादा नुकसान अपनी ज़ात को पहुँचा रहे होते हैं। बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप लेट गो कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन कैसे करना है, अपने आप को समझाना कैसे है, इसके ऊपर बात करेंगे जनाब। आज के जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो मेहमान हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करवाती हूँ। हमारे आज के पहले मेहमान हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर अबुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। पाकिस्तान में हमारे यहाँ स्कूल लेवल की अगर हम लोग बात करें तो अदम बर्दाश्त या ये जो हमारे इमोशंस होते हैं या हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसके ऊपर हम लोग इतना खुलकर बात नहीं करते हैं। जापान की हम लोग अगर बात करें या एग्जांपल है तो वहाँ पे उनके प्राइमरी स्कूल में इस चीज़ को बच्चों को बताना है, इमोशंस उनको बतानी है, एक्सप्रेशन उनको बताना है कि कैसे करना है। हमारे यहाँ इसके ऊपर खुलकर बात नहीं होती है। क्या ये आपको आपकी आने वाली ज़िंदगी में नुकसान पहुँचा सकती है अपनी इमोशंस कंट्रोल करने के लिए? हमें जब हम किसी की सेहत के हवाले से डिस्कस करते हैं तो इंसान की ज़िंदगी में चार पहलू हैं सेहत के हवाले से, जिसमें हम मुआशरती तौर पर लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। देखिए, जब तक हम लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन बेहतर नहीं आता हम आगे नहीं बढ़ते। मुआशरती तौर पर अगर कोई बंदा इसका शिकार है, इंटॉलरेंस का या अदम बर्दाश्त का, तो हमने देखना होगा कि पीछे क्या चीज़ें लेकर वो चल रहा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। तासुब सबसे बड़ा फैक्टर है जो इसके पीछे काम कर रहा होता है। इसके अलावा लोगों के अंदर जो बर्दाश्त ना करने के हवाले से उन्होंने लर्न किया हुआ होता है, उसमें लोग ये चाहते हैं, लोग ये समझते हैं कि हम किसी को भी लेट डाउन करना चाहिए। अच्छा, जो आप बात कर रही हैं हमें सिखाना पड़ेगा सोसाइटीज़ के अंदर, जब तक हम लोगों को उनके रवैयों के हवाले से बुनियादी तौर पे बताते नहीं हैं तो लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप देखिए, कवानीन किसी भी मुल्क के अंदर या किसी भी सोसाइटी के अंदर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हर कोई उनको फॉलो करे। हम इनको बचपन से ही बच्चों को फॉलो करवाना शुरू कर देते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या बात करते हैं, जैसे बच्चा जरा उसको बातें समझ में आना शुरू होती हैं तो हम उसको ये बात कहना शुरू कर देते हैं, अरे इसकी माँ में बड़ा गुस्सा है, देखा बच्चे में भी कितना गुस्सा आ गया है, अरे इसका बाप बड़ा गुस्सा करता है, देखो बच्चा भी गुस्सा कर रहा है, या इसके बाप में ये आदत है या इसकी माँ में ये आदत है। यानी कि हम उसकी करेक्शन करवाने की बजाय हम ये कह देते हैं कि तुमने ये विरासत में चीज़ तुम्हें गिफ्ट मिली है तो इट्स ओके। देखिए, हम इसको ना रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। हम बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ मर्दों के अंदर, बेटों के अंदर गुस्से को बेहतर समझा जाता है, उनको बताया जाता है कि गुस्सा करना या किसी भी बात को बर्दाश्त ना करना बेहतर है। देखिए, हम कवानीन के ख़िलाफ़ हैं। जब हम कवानीन के ख़िलाफ़, लॉ के ख़िलाफ़ चलते हैं तो हमारे अंदर ये प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले कानून जो है वो घर के अंदर बनता है, घर में माँ बाप बहन भाई, वहाँ पे कवानीन। आप ये देखिए, हमारे सेटअप के अंदर
लड़कों की ग्रूमिंग और तरह से होती है, लड़कियों की और तरह से होती है। अगर हम गांव देहातों के हवाले से भी देखा जाए, लड़कों को बड़ा गैरतमंद बताया जाता है, इसलिए गैरत के नाम पे इतने कत्ल भी होते हैं। अब आप ये देखें वहाँ पे अदम बर्दाश्त है, वहाँ पर आप ये देखें, क्योंकि आपने देखा होगा एक कबायली इलाके में सिर्फ 4-5 खवातीन ने एक हल्का फुल्का डांस किया था किसी लड़के के साथ, तो उन सबको कत्ल कर दिया गया था। ये अदम बर्दाश्त है, क्योंकि उन्होंने वो लाइंस खींच ली हुई हैं और जो वो क्रॉस करेगा वो उनकी लिमिट से बाहर होगा और वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा तो कत्ल कर दो। अच्छा, अब आप ये देखें, ये बहुत बड़ा तासुब है। अब आप ये देखें, रंग का तासुब, नस्ल का तासुब, ज़बान का तासुब, इलाकों का तासुब। आप ये देखें अमेरिका के अंदर जो है वो उनके यहाँ जो रंग का तासुब है, कितनी मुहज़्ज़ब कौम उसको गर्दाना जाता है। लेकिन आप ये देखिए, डे 1 से मैं अभी एक बच्ची का क्लिप देख रहा था, अपनी टीचर से कहती है मैं बहुत अगली हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है। उसने कहा नहीं, तुम तो बहुत प्यारी हो, तुम्हारा कलर तो चॉकलेट जैसा है। तो वो उसको रीइंफोर्स कर रही थी। अब मुझे बताएं, वो 2-2.5 साल की बच्ची को किसने ये सिखाया है कि तुम बुरी लगती हो, तुम्हारे होंठ बड़े हैं, या तुम्हारा रंग काला है, या तुम्हारे बाल करली हैं। तो ये जो तासुब मुआशरों के अंदर सिखाया जाता है वो आगे बढ़ता है और उसमें लोग बर्दाश्त नहीं करते। अगर उसको ये बताया गया तो वहाँ पर किसी गोरे को ये भी बताया जाता है कि तुमने इसको बर्दाश्त नहीं करना। तो आप ये देखिए, मुहज़्ज़ब मुआशरों के अंदर भी ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं और वो फिर बर्बादी का बायस बनते हैं। आप देखें, पिछले 2 महीने से मुहज़्ज़ब कौमें जो है इस चीज़ को बर्दाश्त कर रही हैं, जहाँ पर ये स्ट्राइक्स चल रही हैं और लोग एहतजाज के लिए बाहर निकले हुए हैं, और कितना नुकसान हो रहा है। और उसके पीछे वजह सिर्फ तासुब है कि हम किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और उसमें हमें सीखना पड़ेगा। और ये डॉक्टर साहब हर माशरे का हिस्सा है, फिर शायद हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ताहिरा रुबाब, जो अदम बर्दाश्त है, क्या हम कह सकते हैं कि ये एक दिमागी कैफियत है जिसमें जो शख्स इससे सफ़र कर रहा होता है वो हर मामले को एक ही ज़ाविये से देखता है, अपनी सोच से ही देखता है? आप ठीक कह रही हैं नबीहा, जैसे अभी बात हो रही थी कि जो एक ही ज़ाविये से देखना या अदम बर्दाश्त है, जो एग्रेसिव होना है, इसमें हमारे जीन्स का रोल भी, किस टेम्परामेंट्स जो होते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने खुद ही बात की थी, पेरेंट्स के हवाले से हमें पता चलता है कि माँ को गुस्सा आता था, बाप को गुस्सा आता, तो बच्चे में भी गुस्सा आ रहा है। एक्चुअली जितनी भी इमोशनल मैनेजमेंट होती है वो हमारे यहाँ पे तो रीइंफोर्स होती ही नहीं, ना ही पेरेंट्स के लेवल के ऊपर, ना ही स्कूल्स के लेवल के ऊपर। यानी हम ये समझते नहीं कि इमोशनली अपने आप को मैनेज करना जो है ये एक हमारी ज़िंदगी का बहुत ही एक अहम चीज़ जो है वो है। हम हर उस बच्चे को आप देखो, जब वो गुस्सा कर रहा होता है, चीज़ें फेंक रहा होता है, जब बच्चा छोटा होता है, तो हम उसको मना नहीं करते, हम हंसते हैं उसकी इस हरकत के ऊपर, खुश होते हैं। बच्चे देखो ये फेंक रहा है, ये कर रही, हम उसको उस वक्त स्टॉप की कोई कॉल नहीं देते और ना ही हम उसको उस वक्त माइंड करते हैं। माइंड हम कब करना शुरू करते हैं? जब हमें वो बच्चा हमारे गले पड़ जाता है, यानी अब वो हमें मारना शुरू हो गया है, हमारे साथ बदतमीजी करना शुरू हो गया, अब तब तक उसका बिहेवियर रीइंफोर्स हो चुका है, बन चुका है। अच्छा, जैसे कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, इवन आई हैव सीन दैट इन माय फ्रेंड्स, मैंने अपनी दोस्तों में ये देखा कि जब मैं उनके साथ ये अच्छे वक्तों के बाद जब हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाके हाई टी और जरा लंच वगैरह किया करते थे, अब तो जमाना बीत गया इस पे, तो वो जो बच्चा था वो हार्डली 2-2.5 साल 3 साल का था और वो अपनी जो हेल्पर या मेट के साथ हुआ है और बच्चा उसको मुसलसल मार रहा है, मुसलसल नाखून से नोच रहा है और वो उसकी प्रैक्टिस थी। और उसके थोड़ी देर के बाद वो जब माँ पे गया तो माँ बहुत एकदम से, क्या आप जाहिर सी बात है कि आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा आपको पब्लिक में या किसी के सामने इस तरह से करे, लेकिन चूंकि आप उसको किसी तीसरे शख्स के लिए नहीं रोक रही हैं और आप देख रही हैं और जब वो आप पे भी वही अटैक करेगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी कि आप मैं इसको कैसे रोकूं। क्योंकि आप पे जब अटैक हुआ है ना तो वो इंसल्ट हो रही है आपकी। आप जब वो मेड के ऊपर सब कुछ कर रहा था तो वो बस अपनी उसकी मैनिफेस्टेशन हो रही थी, वो प्ले कर रहा था। सो हमारे अपने ही बिहेवियर्स इतने ज्यादा हिपोक्रेट हैं एक्चुअली, तो हम बच्चे को क्या सिखाएंगे? हम जब ये बात करते हैं ना कि बच्चा अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुका है, वो उसमें एग्रेशन आ गया है, उसमें बहुत सारे और, तो वो बच्चे में नहीं आया। बच्चा तो बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट था जिसको पेरेंट्स ने एक्चुअली ऐसे ट्रेन किया है। पेरेंट्स ने जिन चीज़ों से मना करने की ज़रूरत थी उससे मना नहीं किया। जब वो दीवार के ऊपर लाइनें मारता है ना, हम पेरेंट्स फटाफट भागते हैं गंदी ना हो जाए दीवार, मगर जब वो चीजें फेंक रहा होता है, जब वो अब्यूज कर रहा होता है, मार रहा होता है दूसरे बच्चों को भी और अपने दूसरे मेट्स वगैरह को भी, तब हम उसको नहीं रोकते। सो जहाँ रोकने की ज़रूरत है वहाँ रोकना चाहिए, लेकिन ये सीखने के लिए पेरेंट्स को पेरेंटिंग सीखने की ज़रूरत है एक्चुअली, हाउ टू बी अ गुड पेरेंट एक्चुअली।
اب ہمارے لیے اس چیز کی اہمیت نہیں ہے کہ ہم یہ سیکھ لیں، کیونکہ ہم نے تو سیکھا ہوا ہے. میں نے اپنی ماں کو بچوں کو پالتے ہوئے دیکھا، میں بھی ویسے ہی بچے پالوں گی. میں نے اپنے باپ کو ہمارے ساتھ انہوں نے کیسے ٹریٹمنٹ کیا، یا تو میں اس کا کمپلیٹ اپوزٹ کر دوں گی، یا پھر میں اس کے اور بھی دوسری دو ایکسٹریمز کے اوپر لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. بیچ والا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا جو ہے ایکچولی وہ لرننگ ہے. بیچ والا راستہ کہ ہم نے متوازن بیلنس چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. اب جب پیرنٹس بھی بچے کو روکتے ہیں تو وہ مار کے روکتے ہیں. جب آپ مار رہے ہیں تو آف کورس بچہ بھی آگے سے مارے گا. آپ نے اس کے لیے کوئی اور ٹیکنیک سیکھنی ہے کہ آپ بچے کو روک سکیں، اور وہ اس کے لیے آپ کا برداشت، آپ کے اندر برداشت کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر پیرنٹس کے اندر نہیں ہوتی ہے. اور وہ جلدی شاؤٹ کر جاتے ہیں بچے کے رونے کے اوپر. بچہ جب ان کو بار بار تنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں. میری بچی بھی خیر بہت چھوٹی ہے، لیکن میں نے اس کا ایک بیہیویئر نوٹ کیا کہ جب بھی وہ کوئی چیز ہاتھ میں پکڑتی ہے میں اس کو اپنا موبائل فون وغیرہ نہیں دیتی ہوں. تو میری جو مدر ہیں، اب ظاہر سی بات ہے وہ بہت ساری ملٹی ٹاسکنگ ہے، وہ چیزیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، مینج بھی کر رہی ہوتی ہیں، گھر کچن بھی دیکھ رہی ہیں، بچوں کو بھی دیکھنا ہے. تو جب بھی وہ میری بیٹی سے آ کے ڈائریکٹلی کوئی چیز چھینتی ہیں یا لیتی ہیں کہ نہیں یہ مت پکڑو، تو وہ بچہ روتا ہے، آفینڈ ہوتا ہے اور چیختا ہے. لیکن آپ ٹرک کر سکتے ہیں، اس طرح میں ان کو ہی کہتی ہوں کہ آپ ٹرک کر کے اس کو کوئی اور چیز پکڑا کے دھیان چینج کر کے آپ یہ کریں تو بچے کی پرسنالٹی بھی شاید یہ صحیح ہے میتھڈ. یہ بالکل ٹھیک ہے نبیہہ. ایک اور بڑی، میرے گھر میں بھی بڑے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، میرے اپنے نہیں، میرے بہن بھائیوں کے. تو وہ میں دیکھتی ہوں کہ اکثر بچے کو جو سب سے پہلی چیز سکھائی جاتی ہے وہ ہے نو 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 نو. نہیں یہ نہیں سی کہ ہم پہلا لفظ اور پہلی انڈرسٹینڈنگ کیا ڈیولپ کر رہے ہیں. ہم بجائے اس کے کہ اچھا یہ کر لو یہ چھوڑ دو، یہ نہیں ہم کر رہے. اس کو نو والی چیزیں جو پہلے ہم سکھا رہے ہیں. سو بچے کے اندر پہلے سے ہی نیگیٹیوٹی انڈیوس ہو رہی ہے، اس کی انسٹرکشنز ٹھیک نہیں ہو رہی. آپ جب بچے سے کھینچو گے چیز تو آپ کا کھینچنا بھی تو اگریشن ہے. اس کو پتا چل گیا کہ آپ کھینچ رہے ہو، اب اسی کو وہ کاپی کرے گا. بچے نے امیٹیٹ کرنی ہوتی ہیں چیزیں، بچے نے ہر وہ چیز کاپی کرنی ہے جو وہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جو آپ اس کو کرنے کو کہتے ہیں وہ وہی چیزیں کرے گا. چلیں یہ تو ہو گئی بچوں کی بات. ہم ذرا تھوڑی سی بڑوں کی بات کرتے ہیں کہ جو رویے ہم نے ڈاکٹر صاحب بچپن میں سیکھے ہوتے ہیں، کیا وہی آگے جا کے ہم اپنے رویے اپناتے ہیں؟ اور سیکنڈ کوشچن کہ کیا رویے تبدیل کیے جا سکتے ہیں ایک سرٹن ایج میں جا کر؟ دیکھیے ہر ایج کے اوپر آپ کسی بھی رویے کو بدل سکتے ہیں. ہمارے ہاں اگر ہم ڈسپلن کی بات کرتے ہیں، ڈسپلن میں ہم چیزیں لے کر آتے ہیں تو رویے بدلے جا سکتے ہیں. مجھے بتائیں جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہمارے رویے اور ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہم یورپ امریکہ اترتے ہیں تو ہمارے لوگوں کے رویے اور ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ رویے کیوں بدلتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں قوانین اور ہیں، یورپ امریکہ میں قوانین اور ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی بھی قانون، کوئی بھی لا، کوئی بھی ڈسپلن یا کوئی بھی ایسا میتھڈ جس کو اپلائی کیا جائے تو وہ لوگوں کے رویے کو بدل سکتا ہے، لوگوں کے اندر تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اچھا جب بیماریاں آتی ہیں، کیونکہ ہم سوشل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، انٹالرنس یا عدم برداشت ایک سوشل ہیلتھ کا ایشو ہے. اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں معاشرے کے اندر قوانین کا احترام کرنا چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو بالا تر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قانون ہمارے لیے نہیں ہے، ہم جو مرضی کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کے اندر ایک سڑک کے اوپر خاتون نے بیچ سڑک کے اپنی گاڑی پارک کی اور جو ہے اس نے مس بیہیو کیا ٹریفک پولیس کے ساتھ. تو آپ اس کی لینگویج سنیں تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس سے بات کروا کے آپ کو ابھی سیدھا کروا دوں گی. آپ دیکھیں جب ہم قانون سے بالا تر ہوتے ہیں تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم اپنی منمانی کرتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی بندہ معاشرے کے اندر رہ کر اگر اپنی منمانی کرتا ہے تو وہ معاشرے کو بہتر نہیں کرتا. دیکھیں معاشرے میں ہر بندے کے حقوق ہیں، آپ کے رائٹس ہیں، میرے ہیں، خواتین کے ہیں، بڑوں کے ہیں، چھوٹوں کے ہیں، امیر غریب کے ہیں، ایون مذاہب کے ہیں. وہاں پر جب ہم قوانین کا احترام نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھیں خاص طور پہ ہمارے بر صغیر میں ہمارے ہاں تعصب بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں رنگ نسل کا تعصب ہے، ہمارے ہاں مذہب کا تعصب ہے، ہمارے ہاں فرقہ واریت کا تعصب ہے. آپ یہ دیکھیں اس تعصب کے اندر کتنا نقصان ہوا. پاکستان نے تو خاص طور پہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لوگ شہید کروائے ہیں اس تعصب کی بنیاد کے اوپر. تو اس میں آپ یہ دیکھیں ہم اپنے ہی مساجد، اپنے ہی بارگاہ، اپنے ہی مذہبی پروگراموں کو جو ہے ہٹ کرتے ہیں. یہ عدم برداشت ہے. ایک کہتا ہے کہ جو ہے
فلاں مسجد میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ایک کہتا ہے فلاں مسجد میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، حالانکہ وہ مسجد ہے اور تمام لوگ جو ہے وہ مسلمان اور نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے۔ آپ یہ دیکھیں جہاں پر اگنورینس ہوگی، تعلیم کی کمی ہوگی، لوگوں کو اویئرنیس ہوگی، وہاں پر عدم برداشت بڑھتا چلا جائے گا۔ دیکھیں عدم برداشت کو اگر ہم نے ختم کر لیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تعلیم کا فقدان یا اس کی کمی یا تعلیم یافتہ نہ ہونا ہی کیا ہمیں عدم برداشت کی طرف لے کر جاتا ہے، یا ہم نے ایسے بہت سارے پڑھے لکھے معاشرے کے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ پھر بھی عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے بہت سارے پڑھے لکھے گھر بھی دیکھیں، تو پھر اس کا تعلق کس سے ہوا؟ دیکھیں تعلیم سے نہیں ہے، جو اپنی ایک سوشل ہیلتھ ہے، جو سوشل اسپیکٹ ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ معاشرے کے اندر تعلیم ہمیں بہرحال ڈگریاں بھی دے رہی ہوتی ہے، ہم اپنے کام کی طرف آگے بڑھتے ہیں، لیکن جو ایک سوسائٹی کا قانون ہے وہ ہمارے اندر برداشت پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اس کو سیٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ جب بیٹھ کے قانون بناتے ہیں تو اس کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں مہذب معاشروں میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ تعلیم کا ریٹ 90%، 100%، لیکن اگر وہاں پر بھی رنگ اور نسل کا تعصب موجود ہے اور لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم جو ہے وہ لوگوں کو نہیں کرتی، ہمارے رویے ہی کرتے ہیں۔ یہ جو انصاف ہے نا، جسٹس ہے، یہ لوگوں کے اندر آسانی، سکون اور پیار پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جب کسی بڑے کو کسی چھوٹے، دونوں کو ایک جیسا قانون کے ساتھ فیٹ کیا جائے گا تو کیا معاشرہ خوشحال نہیں ہوگا؟ اگر مجھے یہ بات پتا ہوگی کہ میں غلطی کروں گا مجھے تو سزا ملے گی کیونکہ میں غریب ہوں، اور ایک امیر غلطی کرے گا اس کو سزا نہیں ملے گی، تو معاشرے کے اندر ڈس بیلنس پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر انٹالرنس ہوتی ہے۔ آپ پاکستان کے حالات دیکھیں، آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں بڑی سطح پر سزا نہیں ہے، بڑی سطح پر صرف جزا ہے، غریبوں کے ساتھ سزا ہے، اور وہ کیا ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، عدم برداشت ہے۔ آپ پاکستان میں دیکھیں لوگ ایک دوسرے کے جو ہے نا خون کے پیاسے، گریبان تک آ جاتے ہیں۔ آپ لڑائی جھگڑا دیکھیں سڑک کے اوپر، وہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ٹریفک میں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے وہ تو بچ جائے گا، ہم لوگ پھنس جائیں گے۔ بلکہ مجھے تو کبھی کبھی کوئی شدید بدتمیزی بھی کر دے تو میں تو کوئی مطلب مینرز میں بھی کہتے ہوئے ڈرتی ہوں کہ کوئی بندوق نکال کے کہیں دھان نہ دے کہ ہم باقی معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پہ دن دہاڑے لوگ گولی مار کر بھی چلے جاتے ہیں۔ مس نبی، آپ نے کبھی کراچی آپ جا کے رہے، میں کراچی میں پڑھا ہوں تو وہاں پہ رہا ہوں، وہاں پہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی وہاں پہ تو روز اگر آپ اپنا فون گھر سلامتی سے لے آئیں تو ایک بڑی اچیومنٹ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پاس وہ آتے ہیں جو سنیچر ہیں یا ڈاکو ہیں، تو میں نے بھی دیکھا 90% لوگ خاموشی سے اپنا والٹ موبائل نکال کے ان کو دے دیتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے ان کے پاس عدم برداشت نہیں ہے، ان کی بالادستی ہے۔ آپ یہ دیکھیں ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں لاکھوں سینکڑوں لوگوں کے قاتل پکڑے گئے ہیں، اور بڑی دیدہ دلیری سے انہوں نے ایک فیکٹری جلا کر 250-300 بندہ مار دیا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، تو مجھے بتائیں وہاں پر غریب بندہ کیا کرے گا، ایک مڈل کلاس بندہ کیا کرے گا، پڑھا لکھا تمیز والا بندہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی عزت بچائے گا۔ اس کو کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں اپنی زندگی میں، جو پازیٹیو بیہیویئر ہے وہ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اپنے اندر پیدا کیا جا سکتا ہے؟ سنم نے لاہور سے کال کی ہے، ان کا سوال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم سنم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سنم کی آواز بڑھائیے گا۔ سنم کیا پوچھیں گی؟ میرا نام ثنا ہے۔ ثنا جی ثنا ٹی وی بند کر دیں ورنہ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی۔ آپ کو بار بار ہم لوگ پلیز یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سوال شامل کرنا ہے اور اگر آپ ٹی وی سے سنیں گے تو آپ کا سوال ہم شامل نہیں کر سکیں گے۔ ریپیٹ میں آپ یوٹیوب پہ جا کے لنک دیکھ کے آپ سن سکتے ہیں اپنی کال کہ آپ کی آواز کیسی آ رہی ٹی وی پہ، لیکن اگر آپ ابھی سنیں گے فون پہ تو ہم آپ کی کال کو ڈراپ کر دیں گے۔ جی ہاں، سن لیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو پازیٹیو بیہیویئر ہے اور یہ جو نیگیٹو ہمارا بیہیویئر ہے، جو منفی خیالات جن کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ بڑی تباہی کی طرف ہم لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اور کسی کام میں بھی سکون نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہ جو منفی خیالات ہیں یہ بھی کیا ہماری ایک عادت ہے، سوچ ہے، رویہ ہے؟ اس کو تبدیل کیسے کرنا ہے؟ بیسیکلی جیسے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں پہ ایموشنز کی اس قدر ویلیو نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایموشنل ٹریننگ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ آپ کے اندر نیگیٹو ایموشنز کریٹ کرتی ہے، جیسا آپ نیگیٹو سوچتے ہیں آپ ویسا ہی نیگیٹو
फील भी करना शुरू कर देते हैं। दुनिया में अब आप देखो कि इंटेलिजेंस का जो मेजर करने का फॉर्मूला जिसको हम पहले कहते थे कि IQ मेजर होता है लोगों का, अब वो बदल चुका हुआ है। अब लोग एबिलिटीज़ को देखते हैं, अब लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि ये बंदा इमोशनली कितना इंटेलिजेंट है, यानी ये स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में कैसे काम करेगा, ये इमरजेंसीज में कैसे रिस्पॉन्स करेगा, ये काम सिचुएशंस में अपने कॉलीग्स के साथ कैसा रिस्पॉन्स रखेगा, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। यानी आपका इमोशनली इंटेलिजेंट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर कि आप जो हम पहले IQ मेजर करते थे कि आपका 120 या 130, वो अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। हाँ, अब इस चीज़ को ही फोकस करते हुए जब हम चीज़ों को देखते हैं कि जब मार्केट में एक चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब ये कि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी ज़ात का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि अगर वो हमारी ज़ात का हिस्सा नहीं है तो हम ऑफ कोर्स एक तो हम अपने स्किल्स को ही सेल नहीं कर सकते, दूसरा हम एक फॉल और एक बहुत ही फंक्शनल किस्म का मेंबर ऑफ सोसाइटी भी नहीं बन सकेंगे, और ना ही हम कॉलीग बन सकते, ना ही फैमिली मेंबर बन सकेंगे। सो हमारे यहाँ पे भी जब हम थिंकिंग की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि आपकी सोच जो है जितनी नेगेटिव होती है आप उतना ही नेगेटिव सोचते हैं, बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम तो ये चीज़ें रीइंफोर्स करते हैं। जैसे हम कहते हैं लोगों को कि आपका दिमाग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रीवायर कर सकते हैं। हर चीज़ जो है जो आप कर रही हैं, जो मैं कर रही हूँ, ये लर्नड है, ये सब सीखा हुआ। जैसे हमने पहले बच्चे की बात की है, बच्चा ब्लैंक स्लेट है, आपने उसको जो सिखाया वही सीखेगा। हम भी कभी बच्चे थे, हम भी जो कर रहे हैं वो हमने सीखा हुआ। जब हम चूज कर लेंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में से इस चीज़ को निकाल के पॉजिटिविटी को इम्प्लांट करना है, यानी चूज करेंगे हम इंटेंशनली, कॉन्शियसली, चाहते हुए, तो फिर हम पॉजिटिविटी की तरफ सफर शुरू करेंगे। मगर वो एक स्किल होगा पूरा, उसको चूज करके उसको प्रैक्टिस करना पूरा एक स्किल होगा कि हमने अपनी थिंकिंग रीवायरिंग कैसे करनी है। आप देखो हम अपनी फिजिकल हेल्थ की किस कदर ख्याल रखते हैं। हम सोचते हैं जी हमारा खाने का मेन्यू क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह से हम अपना वार्डरोब का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, यानी हमने लोगों को दिखावा कैसे करना है। हाँ। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी बड़ी टेंशन में होती हैं। और इसी तरह अच्छे बिहेवियर भी हमने अडॉप्ट किए होते हैं। हाँ, ड्रामाबाजी, ये शोबाजी जिसको हम कहते हैं ना, वो हमने कि दूसरों के सामने कैसे हमारा रियल सेल्फ नहीं नजर आना चाहिए, हम बड़ी शोबाजियां कर रहे होते हैं। अब बात ये है कि हम में से कोई एक बंदा भी जो है वो ये चीज़ नहीं सोचता कि यार ये सब कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ये सब कुछ कनेक्टेड किस चीज़ के साथ है, मेरे मेंटल हेल्थ के साथ, मेरे माइंड के साथ, मेरी सोच के साथ, मैं किस तरह से चीज़ों को देखता हूँ, परसीव करता हूँ और इंटरेक्ट करता हूँ लोगों के साथ। ठीक है जनाब, ब्रेक पर हमने जाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और शो का हिस्सा बन सकते हैं। स्टे ट्यून विद अस। महज छोटी छोटी बातों पर लड़ना मिजाज का खड़पन अदम बर्दाश्त की सबसे बड़ी मिसाल है। माशरे की इमारत इखलाकियात, बर्दाश्त, रवादारी और मोहब्बत के सतूनों पर खड़ी होती है, और जब ये खुसूसियात समाज से रुखसत हो जाएं तो वो तबाही की तरफ तेजी से गामजन हो जाता है। यही गंभीर सूरत हाल हमारे माशरे को भी दरपेश है, जहाँ अदम बर्दाश्त का रुझान इस सूरत से जारी है कि जिसकी कोई हद नहीं। आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि अदम बर्दाश्त पर कैसे काबू पाया जा सकता है। ये पैकेज पे जनाब आपने इस वक्त देखा, मुख्तलिफ क्लिप्स भी इसके अंदर थे। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों के अंदर जो बर्दाश्त है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, और इसका नुकसान यकीन जानिए सिर्फ हम खुद उठाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हमें एक चैप्टर या एक कोर्स हमें हमारे स्कूल में ऐड करना चाहिए? मुख्तलिफ सेशंस, सेमिनार्स आपको लगता है कि स्कूल लेवल पे या किस एज के बच्चों के साथ होने चाहिए ताकि वो एक बेहतर इंसान बन सके? देखिए, जिस तरह से बाकी सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक, मास्टर लेवल तक, इसी तरह से ये जो सोशियोलॉजी है, ये सोशल हेल्थ है, इसका सब्जेक्ट पढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, हमने क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर रहना है, हमने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, हमने लोगों की बातचीत करना सीखना है। आप देखिए, हम मास्टर्स तक चले जाते हैं, हमारे बच्चों को बातचीत करना सिखाया नहीं जाता। आप ये देखिए, इसी तरह से प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि जब शादियाँ होती हैं,
شادی سے پہلے لڑکی کو یہ نہیں پتا کہ شادی کے بعد کے مسائل کیا ہیں, مجھے بات چیت کس طرح سے کرنی ہے, کس طرح لے کے چلنا ہے. اسی طرح لڑکے کو نہیں پتا ہوتا. ہمارے معاشرے کے اندر پرابلمس پیدا ہی اس وقت ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی چیز سکھائی نہیں جاتی, ہمیں صرف پڑھایا جاتا ہے, سکھایا نہیں جاتا. اگر آپ کسی بھی ایک سبجیکٹ کو لے لیں اور چھوٹی کلاس سے لے کر بڑی کلاس تک کے تمام لوگوں کو یہ پڑھایا جائے, سکھایا جائے. اب دیکھیں نا, قرآن کے حوالے سے ایک لا پاس ہوا ہے, یا گورنر صاحب نے کہا ہے کہ جناب ماسٹرز تک جو ہے قرآن پاک پڑھا جائے گا ناظرہ یا اس طرح سے, اور ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے گا. اگر ہم اس میں ایک یہ ایڈ کر لیں کہ اس کو معاشرے کے اندر ہم نے اپلائی کس طرح کرنا ہے, کیونکہ وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر لوگوں کے حوالے سے عدم برداشت پیدا ہوگی, لوگ ایک دوسرے کو قبول کریں گے. سوشل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں سوشلی کرنا پڑے گا. مجھے بتائیں, ہمارے یہاں بہت سارے ہاسپٹلس ہیں, بہت سارے جو ہے ریہیب سینٹرز ہیں یا سائیکولوجیکل ہیلپ کے سینٹرز ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں سوشل ہیلتھ کے سینٹرز ہمارے پاس کہاں ہیں؟ ہاں, ہم اپنے مدرسوں کو, اپنی مساجد کو, اپنی ایسی جگہوں کو جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کسی بھی مذہب کے حوالے سے یا کسی بھی کلاس کے حوالے سے, تو وہاں پر ہمیں معاشرے کے اندر لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا کیسے کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جن معاشروں کے اندر, جن ممالک کے اندر عدم برداشت نہیں یا تعصب زیادہ ہے, وہاں پہ پرابلم زیادہ ہے. آئے دن ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے, وہاں پہ کس طرح سے مارا جاتا ہے, کیا برا سلوک کیا جاتا ہے. وہاں پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہم ہندو ہیں تو تمام لوگوں کو ہندو ہو جانا چاہیے. یہ معاشرے کی بدترین مثال ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں ہم بہتر ہیں اور دوسروں کے کوئی حقوق نہیں. اور اگر ہم نسلی یا رنگ کے حساب سے تعصب نہیں کر رہے, تو یہ پھر بھی ہم اپنی ذاتی زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل میں گھرے ہوئے جہاں پر ہم تعصب کا شکار ہیں. جیسے کہ اس کی ایک مثال ہم لوگ لے لیتے ہیں, جو لوگ ملازمت پیشہ افراد ہیں وہاں پہ بہت زیادہ انٹالرنس کا جو ہے وہ رویہ دیکھنے کو ملا ہے, اور اس کا نتیجہ بھی ہماری ذات خود بھگت رہی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے لوور جو ہمارے نیچے والا طبقہ جو ہمارا امپلائرز ہوتے ہیں, ان کو تو ہم بالکل بھی کچھ نہیں سمجھتے لوگ. ایون سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا رائٹس کا بھی بہت زیادہ استحصال ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ان کے لیے چھٹی لینا, ان کے لیے اپنی پرابلمس کو شیئر کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, وچ وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ. مگر اگر اس کے بنسبت ان لوگوں کو آپ دیکھیں جن کے ذرا باس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, جو کہ ٹھیک ہے, وہاں پہ نہ چھٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, وہاں پہ نہ ہی کام کا مسئلہ ہوتا ہے, اور چیزیں جو وہ شفٹ ہوتی ہیں. سو یہ ایکچولی ساری جو چیزیں سسٹم ہے, ایکچولی یہ جہاں ہم بیسیکلی اوپر سے جب ہم نے چینج لے کے آنا ہوتا ہے نا, وہ اوپر سے نیچے آ سکتا ہے, نیچے سے اوپر نہیں جا سکتا. جب ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہمارا باس ایک چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا نا, یا کوئی بھی کسی بھی آرگنائزیشن کا جو ہیڈ ہے وہ ایک چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, سیم گوز فار دا ٹیچرز ایز ویل, تب جو ہے لوگ خود بخود سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ باس کو پرنسپل لوگ زیادہ پسند ہیں. اچھا, کلاس میں بھی ہمیشہ ایسا ہوتا تھا, مجھے یاد ہے کہ ٹیچر جو کلاس میں جو پیارا بچہ ہوتا تھا اس کو زیادہ پیار کرتے تھے, اور جو بچہ ذرا نوٹی ہوتا تھا بیچارہ, اور یا پھر تھوڑا سا فیشنیبل ہوتا تھا, یہ میں نے بڑا برداشت کیا ہوا اپنی کلاس میں, تو اس کو مار بھی پڑتی تھی, اس کو نالائق بھی کہا جاتا تھا, اس کو بڑا کچھ کہا جاتا تھا. سو یہ ایکچولی میں سمجھتی ہوں کہ ٹریننگ ایکچولی چیز ہے جو کہ جس کا فقدان ہے. اور وہ ابو الحسن صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نصاب کا حصہ جو ہے نا, بیسیکلی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. اسکول کالجز کو آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں اسکول کالجز میں بھی فرق ہے, ایک اپر کلاس ہے, ایک لوور کلاس ہے, ایک مڈل کلاس ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا ان اپر کلاس کے جو اسکول کالجز میں بچے جاتے ہیں, ان کا جو مائنڈ سیٹ اور جو لوور کلاس کے بچوں کا مائنڈ سیٹ کیا ایک جیسا ہوتا ہوگا؟ وہ ڈسکریمنیشن جو امتیاز ہے ان کے اندر بڑا پرومیننٹ ہے, وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتے ہیں. آپ دونوں سے یہ سوال ہے, میں دونوں سے جاننا چاہوں گی کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہم لوگ بات کیوں نہیں کرتے ہیں, اس کی ریزن کیا ہے جہاں پر دنیا میں لوگ شرم محسوس نہیں کرتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس جانے میں, جہاں پر اگر بچوں کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے بات ہو, میاں بیوی کے مسائل کے حوالے سے بات ہو. آج بھی میاں بیوی کی جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈیورس تک پہنچ جاتی ہے, لیکن وہ کسی سے گائیڈنس لینا یا ہیلپ لینا پسند نہیں کریں گے. لیکن مس نبی ایک ٹیبو ہے, ایک سٹگما ہے کہ آپ پاگل ہیں. جہاں پر سائیکالوجسٹ کا نام آیا, سائیکیٹرسٹ کا نام آیا یا کاؤنسلنگ کا نام آیا, تو وہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کیا میں پاگل ہوں,
क्या मेरे अंदर कोई मसला है, हम सबसे पहले ये कंसिडर करना शुरू हो जाते हैं। अगर जख्म हो गया तो क्या आप माजूर हो गए हैं उससे? डेफिनेटली। आप ये देखें ना, जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कोई भी रवैयों का मसला होता है तो हमें वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की जरूरत होती है। काउंसलिंग एक बहुत बड़ा जो है। अच्छा, इसी पर बात करेंगे, यही से मैं कंटिन्यू करूंगी आपके जवाब से। एहसन ने कॉल की है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम एहसन। एहसन, कॉल आपकी ड्रॉप हो जाएगी, कॉल फौरन वॉल्यूम बंद कर दें और सवाल पूछे फौरन। कॉल ड्रॉप हो चुकी है। आपको हमने शो से पहले भी बोला है, बार बार बोला है आपको कि ला अब यहाँ भी मुझे बर्दाश्त देखे ना करनी पड़ रही है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग टीवी स्क्रीन पर बार बार बताते हैं और हर किसी को पता है कि पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर, लेकिन आप ये देखिए एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट होता है हमें दिल करता है कि हम टीवी पर अपनी आवाज सुने। तो मेरे को सुनना चाह रहे होते हैं कि हम कैसे बोल रहे हैं। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पे नियो पाकिस्तान का पेज है, आप वहाँ पे जाके अपनी कॉल, अपनी आवाज आप सुन सकते हैं। यूट्यूब पे जाके आप शो देख सकते हैं, लेकिन प्लीज अगर आप कॉल करते हुए टीवी सुनेंगे तो आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। डॉक्टर साहब आपकी बात कंटिन्यू करते हैं फिर। देखिए, हमने अगर बेहतरी लानी है तो हमने पहले से प्लान करना है। देखिए, हमारे साथ भी तो मसाइल होते हैं ना। जब हमारे पास कोई भी पेशेंट अपने मसले लेकर आता है और बहुत छोटे छोटे मसले होते हैं तो डॉक्टर साहब कभी आपको गुस्सा नहीं आया कि यार मैं कितने सेशंस इस पेशेंट को दिए हैं, कितना समझा रहा हूँ, ये क्यों नहीं ठीक होता है? कभी ऐसा मतलब मैं सिर्फ जब ये सोचता हूँ ना कि ये पेशेंट है तो फिर गुस्सा नहीं आता। ये घरों में शायद आ सकता है लेकिन वहाँ नहीं आता। बेगम क्यों नहीं ठीक हो रही है? अच्छा, वो बात आप हैरान होंगे कि मैं कभी फोन कॉल पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ हमारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको वक्तन फक्तन जरूरत होती है, तो वो मैं जब उनको बात करूँ या कोई भी ऐसी बात बता रहा हूँ तो मेरी वाइफ पूछती है कि ये छोटी छोटी बातें भी उनको समझ नहीं आती। मैंने कहा आपको अंदाज़ा नहीं है कि जब हम कहीं पे स्टक हो जाते हैं ना तो हमें वाकई वो समझ नहीं आता। यानी कि मैं अभी एक पेशेंट को बता रहा था कि आप उस जगह पे ना जाएं, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं जाऊंगी और मैं जाके मसले को हल करूंगी। मैं क्या नहीं जाए, अगर आप मुझसे गाइडेंस चाहती हैं तो ना जाएं। वो नहीं गई। अगले दिन कोई कॉल आई, डॉक्टर थैंक यू सो मच, मैं वाकई आपकी बात मान के नहीं गई और मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम से बच गई। वाकई छोटी छोटी जगहों पे हमें छोटी छोटी बातें, क्योंकि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं होती, हम क्या चाहते हैं कि हम जाके ये सब कुछ करें। जैसे मेरे पास एक खातून आई तो कहती है डॉक्टर साहब मेरे बेटे के साथ ये प्रॉब्लम है और बेटी के साथ ये प्रॉब्लम है और मैं सारा दिन रोती हूँ, सारी रात रोती हूँ। तो मैं क्या मुझे बताएं आपके रोने से क्या आपका बेटा और बेटी ठीक हो जाते हैं? कहती नहीं। मैं क्या फिर आप रोए नहीं, आप हिम्मत पैदा करें, आप अपने आप को बेहतर करें। आप ठीक अपने आप को रखेंगी तो आप दूसरों को ठीक रख सकेंगी। लेकिन क्यों हमारी अटैचमेंट ऐसी होती है ना, साइकोलॉजिकल हेल्थ में देखिए हमारी अटैचमेंट होती है, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसकी तकलीफ का एहसास होता है और बस तब हम इतनी तकलीफ में चले जाते हैं कि हम अपना नुकसान करना शुरू कर देते हैं। इसको हम कोडिपेंडेंसी कहते हैं। हम कहते हैं कि अपने आप को डिटैच करना अगर सीखें। हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो क्या ये हम इस पे एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम अपनी जान को, अपनी ज़ात को हम नुकसान पहुंचाएं, या अपनी जान लेने का सोचें? क्या ये हमें उस जगह पर ले जाती है कि बर्दाश्त नहीं हुआ, दफ्तर में बॉस का बिहेवियर बर्दाश्त नहीं हुआ, बीवी का तल्ख लहजा बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ का ख़राब रवैया बर्दाश्त नहीं हुआ और हम इतने इमोशनल हो गए कि हम अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाएं? ऐसी कोई स्टेज आ सकती है? ऐसी स्टेजेस तो भी हमने रिसेंटली इतनी सारी स्टेजेस देखी तो हैं, जो इतने सारे सुसाइड्स हुए हैं बिकॉज ऑफ पबजी। मना करने के ऊपर जो बच्चों ने सुसाइड्स किए हैं। इसी तरह से रिसेंटली हमने बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज को सुसाइड करते हुए देखा है। बिल्कुल। एक्चुअली बात आप देखो नबीहा, बात जो है ना, हम जब जहाँ पे बच्चे को ये बात कहने की जरूरत होती है ना कि आपने एक्सप्रेस करना है, अच्छा बताओ बात क्या है, वहाँ पे हम बच्चे को स्नब करता है, वहाँ पे वो एक्सप्रेशन नहीं आता। जब वो एक्सप्रेशन सीखता ही नहीं है कि मैंने अपनी फीलिंग्स को, चाहे अच्छी हैं, बुरी हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, मैंने एक्सप्रेस कैसे करना है, तो वो फिर अंदर रखता है उसको, यानी अपने अंदर दबाए रखता है। उसका नतीजा हम बहुत सारे टाइम पे ये देख सकते हैं कि वो सेल्फ हार्मिंग की तरफ चला जाए या फिर बहुत सारी और चीज़ें जो होना शुरू हो जाए। और दूसरी तरफ जब बच्चे को कुछ चीज़ों के ऊपर या इंसानों को खास तौर पर, बच्चों के अलावा, ना सुनने की आदत नहीं होती, और जब उनको ना आप कहते हैं तो फिर वो ना भी उनको लीड कर देती है कि जी अच्छा मेरी बात मुझे निगेट किया गया है, मेरी अथॉरिटी को नहीं एक्सेप्ट किया गया। एक्चुअली ये वो लोग हैं जिनको वाकई ही हेल्प की जरूरत होती है। हेल्प की जरूरत क्यों होती है कि उनका अपने आप से वो खुश नहीं है।
अच्छा, अपनी ज़ात से ना सेटिस्फाइड है ना जब हम अपने आप से खुश नहीं है तो हम बाहर दूसरों को हम अपना नेगेटिव बाहर दिखाएंगे और अपने आप को खुश करने के लिए हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जब हम दूसरों को कंट्रोल करेंगे, इंसल्ट करेंगे, तो फिर हमारा अपना सेल्फ ईगो जो है वो सेटिस्फाइड होगा, उसको प्लेजर जो है मिलना शुरू हो जाएगा और आप अपने आप में अच्छा फील करना शुरू कर लेते हैं। यानी ये आपके लिए इस तरह से फंक्शन कर रहा होता है। बेसिकली वो बंदा जो कि जिसका अपने बारे में सेल्फ इमेज बहुत पुअर होता है, यानी अपने बारे में वो नेगेटिव सोचता है, जिसकी सेल्फ एस्टीम यानी अपने आप को वो कैसे देखता है माशरे में, अगर ये नेगेटिव हो, ये खराब हो, तो ऐसा इंसान इंतहाई खतरनाक हो सकता है। वो दूसरों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो दूसरों को कंट्रोल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और वो अपनी बात मनवाने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकता है। सो बेसिकली जो बात सीखने की है ना, वो ये है कि हमें अपने आप को फोकस करना है, हमें अपने रवैयों में तब्दीली लेके आनी है। हज़रत शेख सादी का एक कॉल है कि जब मैं बड़ा क्लेवर था ना, तो मैं सोचता था मैंने दुनिया बदल देनी, और हम में से अक्सर लोग ये बात करते हैं जब हम अपने टीन्स में होते हैं ना, ये खराब है, इसने मेरे साथ बात नहीं की, मैंने इसको ठीक करना है, ये सिस्टम खराब है, मैंने ठीक करना है। हम ये करते हैं, सब सोचते हैं, मगर देन ही सेड कि जब मैं वाइजर हुआ तो मैंने समझा मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है। सो आपको अल्टीमेटली जब हम देखते हैं ना, हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, मेरी माँ का रवैया ये, बाप मेरी बात नहीं मानता, बीवी मेरी बात नहीं मानती, तो अल्टीमेटली जो नतीजा निकलता है ना, वो ये है कि आपने अपने अंदर एक तो अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है कि आप ऐसे स्किल्स सीखें जो कि आपकी बात को बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर सकें। अगर आप अपना गुस्सा अपने अंदर रखे हुए अपने आप को सेल्फ हार्मिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आपको जरूरत है कि आप एंगर मैनेजमेंट बेहतर तौर पे सीखें। अब हमारे यहाँ पे आप ये देखो कि हम में से अक्सर लोगों को जब वो इमोशनली थोड़े से होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो हम जब वो डिप्रेस होते हैं तो हम सपोर्ट नहीं करते। जब वो ओवरवेल्म होके एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, तो हम उनको मना करते हैं, नहीं रोते नहीं है, नहीं छोड़ो यार, ये रोने से कौन से मसाइल हल हो जाने। सो हम इमोशनल सप्रेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू एक्सप्रेशन, यानी हम उसको दबाना ज्यादा पसंद करते हैं कि उसका इजहार हो सके। यही हमारी ट्रेनिंग है, हमारे माँ बाप की भी, हमारी भी, और हमारे बच्चों की भी। एक्चुअली जब तक हम एक बेहतरीन आउटलेट नहीं लेके आएंगे, जब तक हम इमोशनल एक्सप्रेशन एक बेहतर नहीं लेके आएंगे, हम अदम बर्दाश्त जैसी चीजों से बाहर नहीं निकल सकते। कॉलर है हमारे साथ, सरवत हैं शायद, जो कि हमारे रेगुलर कॉलर हैं, आई गेस पहले भी कॉल आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सरवत, आप वही सरवत हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं सरवत? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं बहुत रेगुलरली आपके शोज देखती हूँ और बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं हमेशा। बहुत शुक्रिया, अपना फीडबैक आगे भी देते रहिएगा सरवत। और क्या कहना चाहेंगी आज के शो के बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल लोगों में डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ कोरोना चल रहा है, लोग घर में बैठे हैं, कुछ करने को नहीं है, और आप ये देखें कि ऐसे बच्चे जुर्म कब होते हैं? जुर्म जब होते हैं जब बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चे हैं, जॉब नहीं मिल रही, घर बैठे हैं, सुसाइड हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो उसके लिए कोई ऐसी क्लासेस शुरू करनी चाहिए जो बच्चे जो हैं उसमें इन्वॉल्व हों और उनको जो है बिजी रखा जाए। और वो कुछ यहाँ पे आपके बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो इसके बारे में वो कुछ बता सकते हैं कि आजकल के बच्चों को क्या क्या करना चाहिए ताकि वो अपने आप को बिजी रखें और इन चीजों में ना पड़े। वेरी गुड क्वेश्चन सरवत, बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा सवाल किया। अच्छा एक्टिविटी, बच्चे वाकई अपने आप को मसरूफ रखना। लेकिन अभी आप पता है बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत बड़ा है, हर किसी के लिए डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट का होना हर जगह पे जरूर नहीं होती, पहुंच में नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि अगर हम इदारों की बात करें तो हर इलाके के अंदर मस्जिद भी है, हर इलाके के अंदर दरसगाह भी है, हर इलाके के अंदर जो है घर भी है, ठीक है, लोग बैठते भी हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर ज़रूरत है, आप ये देखें कि बाज़ जगहों पे होता ही है कि आप किसी भी मदरसे के मौलवी साहब के पास भी जाके बात करते हैं और वो आपकी बात सुनता है तो आप बहुत सारी पेन से बच जाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा अभी कॉन्सेप्ट गलत हो चुका है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर हमें एक बेहतर मुआशरे का हिस्सा बनना है तो हमने एजुकेट करना है अपने मदरसे और मसाजिद के लोगों को, हमने स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स को एजुकेट करना है ताकि वो लोगों की मदद करें, क्योंकि हर बंदे के लिए डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा, अपने अंदर अच्छी आदत का पैदा करना या शौक पैदा करना, या बचपन में हमें हमेशा बताया जाता था कि आपकी हॉबी क्या है, आजकल इस चीज का एक बड़ा फुकदान दिखाई देता है कि हम लोग एक तो नेचर से बहुत ज्यादा दूर है,
प्लस हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं है। ये जो एक फ़ोन है ये हमेशा हमारे पास मौजूद रहता है और हम इससे बाहर की दुनिया एक्सप्लोर नहीं करते। मतलब हम पेंटिंग कर सकते हैं, हम कुकिंग कर सकते हैं, हम डिज़ाइनिंग की कोई चीज़ कर सकते हैं, हम अपने घर में पेट्स रख सकते हैं, क्योंकि हमारी कितनी सारी पॉजिटिव एनर्जी डॉक्टर साहब इनके ऊपर हमारे शौक पे लग सकती है, लेकिन हम अपने फ़ोन से बाहर नहीं निकलते। देखिए मैं आपको बताऊं, अब ये फ़ोन या इंटरनेट ज़रूरत है, मैं ये नहीं कहता कि हम इसको बंद कर सकते हैं। जब ये हमारी ज़रूरत है तो हमने इसके साथ जो है इसके साथ ही गुजारा करना है। अब हमें लिमिट करना पड़ेगा, लिमिट ये करना पड़ेगा कि हमने घर के अंदर डिज़ाइन करना है कि कितनी देर के लिए हम मोबाइल का इस्तेमाल करें। अच्छा, अब वो घर का कोई भी सरबराह, गार्डियन, माँ बाप जो है वो डिजाइन कर ले रूल्स बनाने पड़ेंगे। हमारे यहाँ 8 से 10 मोबाइल इस्तेमाल होगा, वो पेरेंट्स भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे, बेड टाइम पे बिल्कुल यूज नहीं होगा, और उसके बाद जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा, खाने की टेबल पे यूज नहीं होगा। अच्छा उसमें फिर क्या होगा? अब बच्चों के पास अगर सुबह से दोपहर तक का फारिग टाइम है और उनको पता है हमारे घर का इंटरनेट बंद है, मोबाइल आईपैड माँ बाप के पास है, तो बच्चे एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मैं बताऊँ, मेरे बच्चे हम बंद कर देते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बड़े अच्छे असाइनमेंट्स बनाते हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, खाने का हवाले से, हर हवाले से। तो हम माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए अभी ये जो सरवत कॉल कर रही थी वो ये कह रही थी कि किस तरह से बेहतर किया जाए। अब उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर की है। जब हम सोशल हेल्थ की बात करते हैं, सोसाइटी शुरू होती है घर के अंदर से। ये बिल्कुल एक हमारा बड़ा खूबसूरत एंडिंग नोट भी बल्कि ये बनता है और वो मैं डॉक्टर साहिबा से भी उसका जवाब दूंगी, लेकिन यासिर ने हमें कॉल किया तो यासिर का सवाल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ताहिरा मैडम से है। ताहिरा मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2-3 साल से मैडम मुझे ना अजीब सा मेरे में होना फीलिंग हुई है मैम, सबसे ना अलग अलग हो गया मैम, अजीब सा ना दिमाग में हुआ है तकरीबन। बाद लोग कह रहे हैं कि आया कोई असर है मैम, लेकिन मैंने दिखाया जो भी किया, लेकिन मैम मुझे अब लग रहा है कि मेरे ना साइकियाट्रिस्ट का दिखाना पड़ेगा मैम। अजीब सा हो गया, सबसे अलग अलग हो गया, ना ऑफिस में किसी से बात, ना किसी से अच्छा लगता है बात करना, कोई अगर कुछ जवाब भी दे तो उससे अलग अलग हो जाता है। मैं मेरा सवाल ये है ताहिरा मैडम से, मैडम ये जरा बता दें कि क्या मेरा कोई ऐसा हो गया कि नफ्सियाती दिमाग पे हो गया असर गया? क्योंकि मैडम मैं आपको बहुत गौर से सुनता हूँ 2-3 सालों से। मैं इस वजह से मैडम मेरा ये आपसे सवाल है। थैंक यू मैडम प्लीज। ठीक है यासिर, आप कौन है इसका जवाब दे? बहुत शुक्रिया यासिर आपका मुझे सुनने के लिए। मुझे लग रहा है सवाल खुल के उन्होंने सवाल किया, शायद इतना खुल के उन्होंने किसी और से बात नहीं की होगी। बेसिकली जैसे आप बता रहे हैं ना कि 2-3 सालों से ये तब्दीली आई है आपके रवैयों में, इससे पहले ऐसा नहीं था, तो इसका मतलब ये एक चीज़ हमें इंडिकेट कर रही है कि कुछ चीज़ें बदल रही हैं। हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आ रहे हों, आपके इर्द गिर्द के माहौल में कुछ चेंजेस आए हों, जिसकी वजह से आपके रवैयों में भी तब्दीली आई है। और समटाइम्स हो सकता है एनवायरनमेंट में भी कोई तब्दीली ना हो, आपकी पर्सनैलिटी में भी कोई तब्दीली ना हो, मगर आपके बॉडी केमिकल्स में तब्दीली आ चुकी हो, तो फिर उसकी वजह से भी हम इस तरह के जो रवैयों में जा सकते हैं। मसलन आइसोलेशन में जा सकते हैं, किसी से बात ना करना हो सकता है, खाना खाना या नींद भी हमारी ख़राब हो सकती है। तो यासिर मैं एडवाइस करूंगी कि सिर्फ एक दफ़ा ज़रूर किसी प्रोफेशनल से मिलके अपना एक असेसमेंट करवाना या अपने बारे में जानने वाला काम जो वो ज़रूर कर लो, बजाय इसके कि हम 5-6 साल इसको लेट कर जाएं। आज ही ये प्रॉब्लम पकड़ा जाएगा, हेल्प हो जाएगी टाइमली और ज़्यादा बेहतर तौर पर आप अपनी लाइफ को कोप कर सकते। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे आज के इस प्रोग्राम के लिए। और प्रोग्राम का जनाब वक्त ख़त्म हो रहा है और जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को रिलैक्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीकेंड स्पेशली अगर जब भी आप लोगों के पास आता है तो उसमें आप लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग एक अपना प्रॉपर स्लीप टाइम आप पूरा करें, आप अच्छा खाना खाएं, आप अच्छा रेस्ट करें, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें जो आपको दिल से खुशी देती हों, और अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जितना हो सकता है आप टाइम स्पेंड करें। नेचर के साथ जनाब आप दिल लगाएं, कोई मॉर्निंग वॉक पे जाएं, कोई इवनिंग वॉक पे आप जाएं, और फ़ोन से बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि इससे जो बाहर की दुनिया है वो बहुत ही खूबसूरत है, वो बहुत ही कलरफुल है। हमें दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।